नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अपन पढ़ रहे हैं पॉलिटी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर। और साथियों, लास्ट टाइम में आपने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में बेसिक सी जानकारी ली थी। वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जरूर ही देखिएगा मित्रों। आज देखिए, उसी में आगे दे रखा है आपके शक्ति पृथक्करण क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है। शक्ति पृथक्करण यानी अलग अलग शाखाओं में जो कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, इनमें जितनी भी शक्तियां हैं उनका विभाजन जो किया गया है वही आपका क्या है, शक्ति पृथक्करण। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी वो भी देखिए। प्रत्येक शाखा को, यानी चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो या कार्यपालिका को, दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप किए बिना विशिष्ट कार्य करने के लिए विकसित किया गया है, जिससे अधिकार के संकेंद्रण को रोका जा सके। संकेंद्रण, इसका मतलब एक केंद्र पर लाना, एक ही केंद्र पर, यानी एक ही विषय पर विचार हैं, जो भाव हैं आदि को लाना। तो मतलब क्या है, प्रत्येक शाखा को दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। जो कार्य चाहे कार्यपालिका को सौंपा गया हो, चाहे विधायिका को सौंपा गया हो या न्यायपालिका को सौंपा गया हो, किसी के दूसरे के कार्य में इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है। एक देखिए मोंटेस्क्यू है, इनके द्वारा प्रस्तुत यह अवधारणा लोकतांत्रिक शासन को बनाए रखने और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जो यह अवधारणा है किसकी, यही जो ऊपर बताया गया है शक्ति पृथक्करण की अवधारणा, यह लोकतांत्रिक शासन को बनाए रखने और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए या सुरक्षा के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इस शक्ति पृथक्करण की आवश्यकता देखिए। सत्ता के दुरुपयोग को रोकने से सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच अधिकार वितरित करके सत्तावादी शासन या सत्ता के दुरुपयोग का खतरा क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसलिए जो शक्ति पृथक्करण है वो सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। सरकार की अनेक प्रकार के शाखाएं हैं, उनके बीच में जो अधिकार वितरित किए गए हैं, या सत्तावादी शासन है या सत्ता का दुरुपयोग का खतरा है, उसको क्या करता है, कम करता है। जांच और संतुलन सुनिश्चित करने से प्रत्येक शाखा को अन्य पर निगरानी रखने की अनुमति मिलती है, जिससे किसी भी अंग को उसके संवैधानिक अधिदेश से परे कार्य करने से रोका जा सकता है। विशेषज्ञता के माध्यम से दक्षता को बढ़ावा देने से यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक शाखा अपनी मूल दक्षताओं पर ध्यान केंद्रित करके कर सके, जिससे अधिक प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित हो सके। दक्षता क्या होती है, किसी भी कार्य को कम से कम समय, प्रयास, धन और ऊर्जा का इस्तेमाल करके उसको पूरा करना, वह है आपकी दक्षता। चाहे कोई भी कार्य हो, कोई भी काम, कम से कम उसमें समय लगे, कम से कम उसमें प्रयास हो, कम से कम धन व्यतीत हो, और जो ऊर्जा लगती है वो भी क्या लगे, कम से कम लगे। अधिकारों की रक्षा न्यायिक स्वतंत्रता के माध्यम से प्राप्त की जाती है, जो विधायिका और कार्यपालिका द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध उपचार प्रदान करके व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसकी सुरक्षा की गारंटी देती है। एक देखिए एस आर बोम्बई बनाम भारत संघ 1994। यह है क्या, देखिए एस आर बोम्बई बनाम भारत संघ 1994। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है मित्रों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उसका एक ऐतिहासिक फैसला आया था। यह फैसला कब आया, 1994 में। इसमें 9 जजों की पीठ थी, एक 9 जजों की पीठ, और उन्होंने ही इस फैसले को सुनाया था, एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ। इस फैसले में जो केंद्र सरकार है उसके अनुच्छेद 356, ध्यान रखें प्रत्येक बात को, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से बर्खास्त करने से रोक दिया गया था। इस फैसले ने केंद्र और राज्य सरकार हैं उनके संबंधों में बड़ा बदलाव किया।
एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ जो फैसला दिया गया, इस फैसले की कुछ मुख्य बातें हैं। इस फैसले ने केंद्र सरकार के जोर जबरदस्ती से राज्य सरकार को भंग करने की जो क्षमता है उसको क्या किया, खत्म किया। इस फैसले ने ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के जोरदारी से दुरुपयोग को रोका गया। इस फैसले ने राजनीति में धर्म के प्रवेश पर तीखी टिप्पणी की है और भारतीय धर्म निरपेक्षता की क्या की है, रक्षा भी की है। और इस फैसले के बाद में मित्रों, राष्ट्रपति शासन है, जो लगता था राष्ट्रपति शासन, उसके लगने की घटनाओं में काफी कमी देखी गई है। तो ये है आपका एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ 1994, एक अहम फैसला दिया गया था। तो इसको आप सभी ध्यान में रखें, थोड़ा सा देख लीजिए इसको। में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन के मनमाने उपयोग को सीमित कर दिया, जबकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में इसने निर्णय दिया कि संसद संविधान के मूल ढांचे में बदलावे नहीं कर सकती है। एक ये फैसला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, और इसमें यह निर्णय दिया गया कि संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें संसद है वो किसी प्रकार का बदलावे नहीं कर सकती है, जिससे कार्यकारी और विधायी दोनों शक्तियों पर जांच की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। इसके कुछ संवैधानिक प्रावधान हैं, वो देखिए। अनुच्छेद 50 स्पष्ट रूप से सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का आदेश देता है, जिससे न्याय का निष्पक्ष प्रशासन सुनिश्चित होता है। ये कहा गया आपके अनुच्छेद 50 में कि कोई भी सार्वजनिक सेवाएं हैं उनमें जो न्यायपालिका है उसको कार्यपालिका से पृथक करने का आदेश दिया है और न्याय का निष्पक्ष प्रशासन सुनिश्चित हो। अनुच्छेद 121 है, वो कहता है कि संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 211 है, वो राज्य विधानसभाओं पर भी इसी प्रकार से लागू होता है। जिस प्रकार से संसद के न्यायाधीश हैं, संसद में न्यायाधीश हैं, उनके आचरण पर चर्चा पर रोक लगाता है अनुच्छेद 121, उसी प्रकार से अनुच्छेद 211 राज्य विधानसभाओं पर भी इसी प्रकार से लागू होता है। इसके बाद में अनुच्छेद 122 है, न्यायालयों को संसद की कार्यवाही पर प्रश्न उठाने से रोकता है। संसद की जो कार्यवाही है उस पर प्रश्न उठाने से रोकता है कि किनको, कोर्ट्स को, जो कोर्ट है आपकी, ये अनुच्छेद 122 कहता है। और अनुच्छेद 212 कहता है कि राज्य विधानमंडल की कार्यवाही पर भी इसी प्रकार से लागू होता है। अनुच्छेद 245 और 246 संघ एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन प्रदान करते हैं तथा विधायी अतिक्रमण को सीमित करते हुए संघवाद को बनाए रखते हैं। अनुच्छेद 45 तो संघ के लिए और अनुच्छेद 246 आपका राज्यों के लिए, जो विधायी शक्तियां हैं उनका स्पष्ट विभाजन करता है और संघवाद को बनाए हुए रखता है। संघवाद शुरुआत में आपको बताया गया था अच्छे से। संविधान की 7वीं अनुसूची में उन विषयों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है जिन पर संघ और राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं। कौन सी सूची में? 7वीं अनुसूची में उन विषयों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है जिन पर संघ है और राज्य विधानमंडल हैं वो कानून बना सकते हैं, जिससे सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच टकराव कम हो जाता है। अनुच्छेद 361 है, वो राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके कार्यकाल के दौरान सिविल और आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्रदान करता है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण 1975 जैसे ऐतिहासिक निर्णयों में बरकरार रखा गया है, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक प्राधिकार को दरकिनार करने के विधायी प्रयासों को खारिज कर दिया था। तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण, यह एक फैसला था 1975 में। इन निर्णयों में बरकरार रखा गया है और वहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक प्राधिकार को दरकिनार करने के विधायी प्रयासों को भी खारिज कर दिया था।
अब आगे सरकार की तीनों जो शाखाएं हैं उनके बीच में अंतर संबंध क्या है, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इनके बीच में किस प्रकार का संबंध है वो नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से आपको बताया जाएगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें। आज का वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिएगा और थोड़ा थोड़ा अपने मित्रों के साथ में इसको शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें मित्रों, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।